हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ PYQ रिवीजन सीरीज में। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य से जो कि प्रश्न पूछे गए हैं। ये जून 2020 का द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकेंड पाली का। तो इसे देख रहे हैं हम लोग और ये पार्ट 2 है इसका। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कुल 25 प्रश्नों को। और 25 प्रश्न ही सिर्फ हम लोग नहीं करते हैं, और इसके फुल डिटेल्स भी करते हैं साथ में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए। और ये UGC नेट, BPSC TRE 4, TGT PGT 6 to 8 और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं हिंदी क्षेत्र से, सभी के लिए महत्वपूर्ण है वीडियो। तो अवश्य इसे देखें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करते रहें साथ साथ। चलिए अगले प्रश्न को, आज का पहला प्रश्न जो है काल के अकॉर्डिंग देखें तो ये आगे का प्रश्न है, लेकिन इस वीडियो के देखें तो ये आज का पहला प्रश्न होगा। आज का पहला प्रश्न है, क्या है? धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? तो टोटल 3 आदमियों का जिक्र किया है धूमिल जी ने। रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया है। कैसे? तो एक आदमी जो कि रोटी बेलता है, और दूसरा आदमी भी है जो कि रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है और ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। तो मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश का संसद मौन है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ हैं। जिस तरह आज का स्थिति देख सकते हैं आप, तो मिलता जुलता आप देख सकते हैं इसे। तो इसमें 3 आदमियों की टोटल बात की गई है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। तो उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो ये जो है ये रश्मि रथी की भूमिका से ली गई है, जो कि दिनकर द्वारा प्रकाशित है 1952 में। और इसमें टोटल 7 सर्ग हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या विषय है? तो कर्ण को महाभारत के कथानक से ऊपर उठाकर नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा कर गौरव से विभूषित करना दिनकर जी का लक्ष्य था, इसके रश्मि रथी के द्वारा। और कर्ण जो है महत्वपूर्ण पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? तो अनुभव को तो महत्व दिया गया है। बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कबीरदास की पंक्तियां हैं और ये वो बाह्य आडंबर के एकदम सख्त खिलाफ थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और लोक कल्याण की महत्ता, बिल्कुल। और सहज बात को उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ जन कल्याण के लिए जन समाज में फैलाया, और उनके लिए बड़ी ही मशक्क़त भी किया है उन्होंने अपनी पंक्तियों के द्वारा, देख सकते हैं। तो ये हालांकि ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गलत ही पूछा गया है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे। ये बड़ा ही फेमस प्रश्न है, क्योंकि बार बार पूछी जाती है, किसी भी तरीके से पूछी ली ही जाती है ये किसी भी एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही है? तो ये विद्यापति के संदर्भ में कही है शुक्ल जी ने, और उनकी बुक में ये
बहुत ही लंबे कोटेशन के रूप में दिया गया है। हालांकि यहाँ पर बहुत ही छोटा सा रख दिया गया है क्वेश्चन के तौर पे, लेकिन बहुत बड़ा विद्यापति के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। और अन्य शब्दों को तो वो भी साथ में आप देख लें तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प पहुँचेगी। आगे है कि देखिए कि विद्यापति की रचनाएं हैं, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, दान वाक्यावली, सेव सर्वस्व सार आदि। तो ध्यान रखना है इनके अन्य रचनाओं को। अगला प्रश्न है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। तो ये आपका बंटी है। देख सकते हैं कि किस मतलब कि कैसे पलट पलट के एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका बंटी जो है ये 1971 की ये रचना है, ध्यान रखना है। और ये जो है आपका बंटी, इसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। एक इंच मुस्कान लेखक हैं राजेंद्र यादव और मनु भंडारी, जिन्होंने दोनों मिलकर एक इंच मुस्कान की रचना दोनों साथ में किया है। और बेघर उपन्यास जो है ये ममता कालिया का है। अनुगुंज ये गीतांजलि श्री का है, तो साथ में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? तो ये मैला आंचल, जो कि 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो क्षेत्र है ये पूर्णिया जिला है, जो कि मेरीगंज गांव की कथा इसमें वर्णित की गई है। और इसके अन्य पात्र जो हैं बावन दास हैं, बालदेव हैं, कालीचरण है, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, कमली, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव इत्यादि हैं। और अन्य उपन्यास की बात की जाए तो परती परिकथा, जो कि 1957 की है, जुलूस 1965 की है, तथा कितने चौराहे 1966 की है। और ये सभी भी फणीश्वर नाथ रेणु की ही उपन्यास हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था? तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था। तो बेलारी गांव के थे वो, कौन? होरी। गोदान 1936 का उपन्यास है और ये लास्ट उपन्यास है, पूर्ण उपन्यास। और हालांकि प्रेमचंद्र का लास्ट उपन्यास जो कि अपूर्ण रह गया था वो था मंगलसूत्र, और वो बाद में जाकर पूरा हुआ 1948 ईस्वी में। तो उसकी बात यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर पूछी जाती है। लेकिन अगर प्रेमचंद्र की पूर्ण और लास्ट उपन्यास पूछा जाए तो वो गोदान ही है, ये भी आपको जहन में रखना है अपना। तो इनके जो देख लेते हैं प्रेमचंद्र की, तो ये जो उपन्यास है विशेषतः किसान जीवन की महागाथा एवं श्रण की समस्या का इसमें अंकन किया गया है, जिसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। रही मशरूम रजा का उपन्यास, जो कि आधा गांव 1966 ईस्वी में इन्होंने गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का जिक्र किया है, जिसमें सैयद मुसलमानों की कथा वर्णित है। आगे है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी, जो कि 1968 ईस्वी का, और जिसमें शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। और प्रेमचंद्र की उपन्यास, जो कि रंगभूमि 1925 ईस्वी में, इसमें बनारस के पांडेपुर नामक स्थान का वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि महत्वपूर्ण उपन्यास थे उसके बारे में भी हम लोग देख लिए। चलिए अगला प्रश्न है आज का। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। तो आपको जितने भी आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में उपन्यास लगी हुई है या फिर हिंदी कहानियाँ जो लगी हुई हैं 17, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है और उनके सभी पात्रों से आपको परिचित होना है। तो इसमें पूछा गया है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र, तो ये है मास्टर, मोतीराम और बाबू रामधीन। तो इस उपन्यास के अन्य पात्र देख ले। वैद्य जी, जो कि महत्वपूर्ण पात्र हैं राग दरबारी के, रंगनाथ उनके जो भतीजे रहते हैं, और रंगनाथ ही जो हैं कि हिस्ट्री में ये पीएचडी करते हैं, ये भी साथ में ध्यान रखना है। रूपन बाबू, जो कि उनके बेटे हैं, दरोगा जी, जोगनाथ सनीचर, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान, तो ये इत्यादि अन्य पात्र हैं, ये भी साथ में ध्यान में रखना है। राग दरबारी, जो कि 1968 ईस्वी में उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल है, और इसमें शिवपालगंज का चित्रण किया गया है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे राग दरबारी संबंधित। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। तो ये उसने कहा था, जो कि सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये छपी थी। और यह जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम और संवेदना की ये मार्मिक चित्रण करती है ये कहानी। और उसने कहा था ये फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति जिसे कहा जाता है की पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और इनकी अन्य कहानियां देख ले, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन इत्यादि। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है। तो ये जो है ये कामना नाटक है। ठीक है, तो कामना जो कि 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये नाटक के संस्कृत का जो प्रबोध चंद्रोदय की भांति ही ये अन्य उपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों के रूप में रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसके बारे में, तो ध्यान में रखना है। और अन्य भी प्रसाद जी के ही नाटक हैं, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है कि इतिहास के गरे मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के प्रतिक्रिया में यह बात कही थी। तो ये सन्यासी के बारे में उन्होंने कहा है, जिसका प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में ये बात कही थी। और इनका अन्य नाटक देख लें कि मुक्ति का रहस्य जो कि 1932 ईस्वी का है, सिंदूर की होली जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी है 1934, राजयोग 1933, ये सभी लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, और नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये संवाद अंश जो है किस नाटक से है। तो ये लहरों का राजहंस से लिया गया है। और ये संवाद कौन कहता है। तो ये सुंदरी के द्वारा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। लहरों के राजहंस जो कि 1963 ईस्वी में ऐतिहासिक घटना के रूप में इसे लिखा गया है। और इसके जो रचनाकार हैं वो मोहन राकेश हैं, जो कि अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर इन्होंने इसकी रचना की है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अन्य देख लेते हैं कि आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 ईस्वी, नाटक मोहन राकेश का ही है। और ध्रुव स्वामिनी जो कि 1933 ईस्वी, और स्कंद गुप्त 1928 जो कि जयशंकर प्रसाद का है। तो बाकी ऑप्शन को भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो एक ऑप्शन के साथ यहाँ फोर्थ ऑप्शन को भी देखते हैं और उसके जो फैक्ट है जो महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, उसे भी साथ साथ देख रहे हैं। तो अच्छा खासा आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है। अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है। तो ये अंजू दीदी होगा। हालांकि देख लेते हैं इसके आंसर को, अंजू दीदी ही होगा। हाँ, तो अंजू दीदी ही है, क्योंकि मशीनी जड़ता दिखाया गया है उसमें। तो अभिजात्य वर्गीय परिवार की बात हो रही है और कठोर अनुशासनबद्धता, तो और जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी, ये इसके कुछ विशेषताएं रही है इस नाटक की। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अंजू दीदी जो कि प्रकाशन 1955 ईस्वी में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा किया गया है। अन्य इनके नाटक हैं कैद, उड़ान, अलग अलग रास्ते 1954 का है। ये अन्य उपन्यास नाटक है। आगे है क्वेश्चन कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। देख सकते हैं कि जो मैंने बोला था कि हो सकता है कि उसके किसी भी भाग को रख दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सी श्रृंखला का भाग है, यानी कि कौन सा श्रृंखला है। तो आपको ये चारों जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, चारों भाग आपको ध्यान में रखना है और उसके सन
ईस्वी के साथ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस बार पूछ लिया गया कि ये कौन सा भाग है इसका, हो सकता है प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए आगे, तो इसीलिए इस तरह से आपको पढ़ के जाना है और प्रश्न कहीं से भी पूछिए आपसे बन जाएगा। तो प्रथम भाग जो था 1969 क्या भूनूं क्या याद करूं, उसके बाद 1970 में आया नीर का निर्माण, फिर और 1978 बशीरे से दूर, और अंतिम जो भाग था वो है 10 द्वार से सोपान तक। तो इसमें प्रमुख क्या बातें रही हैं, इसकी जो प्रमुख थीम क्या है ये चारों भाग की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए कि नीर का निर्माण फिर में क्या थीम उन्होंने रखा है, किस लिए लिखा गया है, इसकी विशेषताएं पूछ ली जाए तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए मैं जो बता रही हूँ इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, क्या है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं, तो ये विष्णु चंद्र शर्मा है। और हंसराज रहबर की जीवनी विधा जो है योद्धा सन्यासी विवेकानंद, तो ये भी आपको ध्यान रखना है हंसराज रहबर के बारे में। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अब देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल कितने महत्वपूर्ण हैं कि उनके विचारों को बार बार पूछा जा रहा है, चाहे वो केशवदास जी हो, विद्यापति हो, रसखान हो, घनानंद हो, जो भी हो, तो इनको ध्यान में रख कर ही जाना है। इसलिए मैं इनके बुक को बार बार रेफ़र करती हूँ आप लोगों के लिए। तो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुक्ल जी का बुक आप जरूर से पढ़ कर ही जाएं। तो देख सकते हैं कि क्या कहा है, तो केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो आप इसे गलत ठहरा देंगे कि ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं किसी कवि के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल बोला है, ठीक है। तो जब तक आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप नहीं पता होगा आपको कि किसके लिए शुक्ल जी का क्या मंतव्य और विचार रहा था। लेकिन उन्होंने जिस कवि की अवहेलना की है किन्हीं किन्हीं बातों को लेकर, लेकिन उन्हीं कवि का उन्होंने प्रशंसा भी कर डाला है कुछ देर बाद। तो इसीलिए इनके विचारों को अच्छे से समझने के लिए इनके बुक को पढ़ना अति आवश्यक है। तभी आप इनके विचारों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे फिर। तो ये जो इन्होंने कहा था कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, तो ये बिल्कुल इन्होंने कहा है। आगे है कि उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। अब देख सकते हैं कि कितना निगेटिव इन्होंने बात कही है केशव जी के बारे में, लेकिन ये कही है उन्होंने, तो बी भी होगा ऑप्शन में। और वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अब सोचिए कि अगर अभी केशवदास मौजूद होते तो फिर क्या होता, फिर तो बवंडर ही होना था, क्योंकि वो जिस तरह से लिखे हैं शुक्ल जी, क्योंकि वो निडर थे, निर्भीक थे, वो किसी के बारे में कुछ भी लिख देते थे एकदम बिना सोचे समझे कि किसको इस बात का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनकी, और वो किसी से भी नहीं डरते थे। तो देखिए कि कैसे निर्भीकता के साथ उन्होंने केशव दास के बारे में लिख डाला है। और देखिए कि अपनी रचनाओं में कि उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि केशव दास के बारे में उन्होंने कहा है कि वे केवल जो है संस्कृत साहित्य से ही सामग्री लेकर अपनी पंडित्य का बखान करते थे और धाक जमाते थे। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ए, बी और सी राइट होगा। तो इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपको सही मिलेगा। और थोड़ा सा देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने ही केशव उदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है, और स्वरूप चतुर्वेदी ने केशव दास की जो रामचंद्रिका है उसे छंदों का अजायब घर कहा है। तो ये जो महत्वपूर्ण दो फैक्ट थे इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किए गए थे। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये तो बिल्कुल था। और शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, तो ये भी था। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये ए बी ही था, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन ही हैं।
तो इसीलिए सिर्फ दो ही सही होंगे, ए और बी। ठीक है। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में जो प्रावधान किए गए थे, वो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा शासकीय परियोजनाओं के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा शामिल है। जबकि राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन की बात तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, ये असंगत है। तो ऑप्शन में ए और बी है, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर पूछा गया है, क्या था? तो ये था प्रखर राष्ट्रीय चेतनायुक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देख लेते हैं इनके अन्य नाटक को। तो स्वप्नभंग जो कि 1940 ईस्वी, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कृति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955। अब देखिए ये नाटक है और शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र जी का क्या है, तो कहानी है। तो एक सिमिलर आप देख सकते हैं वर्ड को भी रखा गया है, लेकिन विधाएं अलग अलग हो सकती है। तो इस तरह की रचनाओं में थोड़ा सा आप ध्यान में रखकर ही आंसर कीजिएगा। संरक्षक जो कि 1958 का है, सांपों की सृष्टि ये 1959, रक्तदान 1962, आन का मान जो कि 62, अमर ज्ञान 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री जो कि 1970 इनके अन्य नाटक हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर के जीवन में आधारित उपन्यास पूछा गया है। तो ये परिशिष्ट हो जाएगा और चक्रव्यूह हो जाएगा, अन्य विश्वविद्यालय से रिलेट नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर परिशिष्ट और चक्रव्यूह जो है ये विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित है। परिशिष्ट जो है 1984 ईस्वी में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का इसमें चित्रण किया गया है। यह गिरिराज किशोर का उपन्यास है और अपने अपने चेहरे 1994 जो कि प्रभा खेतान का उपन्यास है, जिसमें अपनी जमीन तलाशती हुई स्त्री रमा की कहानी है। जबकि धूप छाही रंग 1970 जो कि गिरीश अस्थाना का उपन्यास है और जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े ही पैमाना पर चित्रण किया गया है। तो इसके बारे में ये कुछ फैक्ट थे अन्य, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो स्वामी अग्रदास होंगे और हृदय राम तो होंगे और नाभादास भी होंगे। तो ए बी तो ये तो कट गया, ये कट गया। तो ए बी सी और इसमें दिया गया है ए बी सी, तो ए ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो ए ही ऑप्शन राइट होगा। तो अग्रदास की रचनाओं के राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम ध्यान मंजरी, जबकि नाभादास की रचनाओं में अष्टयाम और भक्तमाल शामिल है। और हृदय राम का जो है हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में, ये सभी राम भक्ति शाखा के कवियों में आते हैं। और स्वामी हरिदास कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय से हैं और ये स्थापनाकर्ता भी रह चुके हैं। सखी हरिदास जो है सखी संप्रदाय के, और जिनकी रचना केलीमाल प्रसिद्ध है तथा कृपाराम की हित तरंगिनी प्रसिद्ध है। तो ये कुछ फैक्ट थे महत्वपूर्ण। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। तो एक चित्रा सुख और मुझे चांद चाहिए, ये स्त्री विमर्श पर आधारित है। यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहेंगे। चित्रा मुदगल का उपन्यास एक जमीन अपनी और सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, ये स्त्री विमर्श पर आधारित है। समय सरगम कृष्णा सोप्ती का तथा एक चित्रा सुख जो है निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तो चित्रा मुदगल जो कि उपन्यास है इनका आवा गिली गड्डू, पोस्ट ऑफिस नंबर 203 और नाला सोपारा। सुरेंद्र वर्मा का है अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए गुलस्ता,
और कृष्णा सोपती का है मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, सूरजमुखी, अंधेरे के, और निर्मल वर्मा वेदिन, लालटेन का छत, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उनके उपन्यास को यहाँ पर देखिए, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये व्याकरण से है। तो निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, तो यहाँ पर द और ध, क्योंकि त वर्ण जो है त वर्ण ये दंत्य वर्ग में आते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो द और ध जो है दंत्य वर्ण है। कंठ वर्ण कंठ जो स्थान है इसके वर्ग में क वर्ग आते हैं, क ख ग घ ङ, और तालव्य जो है ये च छ ज वर्ग में आते हैं। मूर्धन्य में ट वर्ग आते हैं, सभी शामिल है। और ये दंत में जो कि पूछा गया था तो त वर्ग ही इसमें आते हैं। औष्ण में प वर्ग की सभी आते हैं। और वतश यानी कि दंत मूल से न, श, र, ल, और दंतोष्ठ वो और फ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है, तो कौन से हैं? तो जुगलबंदी होगा, और लोग, तो ए और सी बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे और आगे कि ओश का बूंद जो कि राही मशरूम रजा तथा झरोखे भीष्म शाहनी का चर्चित उपन्यास है। परिशिष्ट, चिड़ियाघर, ढाई घर, ये पहला गिरमिटिया, ये सभी गिरिराज किशोर के प्रमुख उपन्यास हैं। और राही मशरूम रजा के उपन्यास आधा गांव, टोफी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, सीन 75 और कटरावी आरजू, ये हैं राही मशरूम रजा के। तमस, मैया दास की मारी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलूफर, ये भीष्म शाहनी के उपन्यास हैं। और भीष्म शाहनी के तमस जो उपन्यास है ये भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का यहाँ पर चित्रण किया गया है तमस उपन्यास में, जो कि 1971 का उपन्यास है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, तो ये है हताश और आत्मपरक, नायकों की और अकेलेपन और अलगाव की, जो कि आप परिंदे कहानी में बखूबी देख सकते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं कहानियों की। तो निर्मल वर्मा की कहानियां हताश और आत्मपरक, नायकों और अकेलेपन और अलगाव की कहानियां हैं। निर्मल वर्मा की कहानियां अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। इन्होंने साहित्य सृजन कम ही किया, परंतु जितना लिखा उतने से ही इनकी ख्याति फैल गई। तो निर्मल वर्मा की प्रमुख रचनाएं देख सकते हैं, वेदीन, लालटेन का छत, एक चित्रा शुक, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये इनके उपन्यास हैं। और कहानियां जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी और परिंदे, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके कहानी रहे हैं। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, तो रस के संबंध में पूछा गया है। रस के संबंध में कहा गया है कि रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, बिल्कुल। और रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो ए बी सही होगा आपका, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में 2 ही दिए गए हैं। अगर थर्ड ऑप्शन रहता तो इन सब का मायने रहता, तो गलत है हालांकि। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है, और रस सूत्र के व्याख्याता एवं उनके मत को यहाँ पर देखना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो भट्टलोलक का सिद्धांत उत्पत्तिवाद, जिसे आरोपवाद भी कहा जाता है, और इनका दर्शन क्या था, तो मीमांसा दर्शन। शंकु का सिद्धांत अनुमितिवाद, जिनका न्याय दर्शन था। भट्ट नानक का भुक्ति या भोगवाद, जिनका सांख्य दर्शन था। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, जो कि शैव दर्शन से थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे आज के सीरीज में। तो चलिए यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, तो इसे ध्यान में रखना है आपके एग्जाम के लिए। और चलिए इसके साथ ही
मैं फिर मिलती हूँ नए सीरीज के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक बने रहे इस चैनल के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, फ्रेंड तक भी शेयर करें इसे। और चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।